हरियाणा में राजनीतिक हालात प्रतिदिन बदल रहे हैं। इन बदलते हुए राजनीतिक हालातों में पर्दे के पीछे सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। कोई पार्टी अपने नेताओं को थपकी लगा करके अलग अलग जगहों पर भेज रही है ताकि वो तैयारी कर सकें और चुनाव का बीड़ा उठा सकें। वहीं कई नेता जिनको वापसी बुलाना है, यानी कि उनको टिकट नहीं देनी है, दूसरी जगह भेजना है, तो उसके लिए भी तैयारियां पूर्ण रूप से की जा चुकी हैं। चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, दोनों ही पार्टियां बड़े ही एक्टिव मोड के ऊपर दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से दोनों पार्टियां एक्टिव मोड पे और पर्दे के पीछे जो है वो काम करने लगी है जी, चुनाव जो है सर कब घोषित हो सकता है, क्या उम्मीदें लग रही है सर आपको फिलहाल, और किस प्रकार की जो एक्टिवनेस है सर वो दिखाई दे रही है? देखो, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में सब सक्रियता बढ़ गई है। और ये लोकसभा चुनाव है, ये इसलिए स्वाभाविक तौर पर पूरे देश में इसकी सक्रियता बढ़ने, और अब की बार खास तौर पर बीजेपी का जो प्रबंधन है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको स्वाभाविक है दूसरी पार्टियां भी कहीं ना कहीं उतरा नहीं तो किसी स्तर पर वो भी तेजी पकड़ रहे हैं अब। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, उन्होंने अब से 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बूथ लेवल के अपने पदाधिकारी बना दिए और विभिन्न लोकसभाओं के प्रभारी बना दिए, विधानसभाओं के प्रभारी बना दिए। महिला मोर्चा ने भी आज अपनी लिस्टें हरियाणा में जारी कर दी। वे अलग अलग जिलों की महिला मोर्चा के भी प्रभारी हो चुके हैं। तो जहाँ तक इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, उन्होंने भी अपने जो समझौते हैं वो तेज कर दिए हैं। अब जैसे सपा का और कांग्रेस का समझौता हो चुका है, आम पार्टी का हो चुका है सर। अब आने वाले, अब राहुल गांधी की यात्रा आज आगरा में शाम को, उसके बाद वो 2 दिन का विश्राम है। विश्राम तो क्या है कि 27-28 को उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए जाना है, वहाँ पर उनका भाषण है। परंतु इस दौरान आपके महाराष्ट्र के अंदर जहाँ एनसीपी है और ठाकरे जी की जो शिवसेना है उसके साथ सीटों का फैसला होना है। उधर तमिलनाडु में डीएमके के साथ फैसला होने वाला है। इन दोनों स्टेट्स में तो सैद्धांतिक रूप से दोनों पार्टियां तीन एग्री कर गई हैं समझौते के लिए। बाकी सीट्स कौन से के पास कौन सी सीट आएगी उनको अंतिम रूप आने वाले 3 दिन में दे दिया जाएगा। फिर रह जाता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की और ममता बनर्जी की बात चल रही है। तो मेरे को लगता है कि 5 सीटों पर उनका फैसला हो जाएगा। जो 5 सीटों पर कांग्रेस बंगाल में लड़ेगी और बाकी सीटों पर टीएमसी लड़ेगी। और मेघालय और उधर फिर मिजोरम साइड में भी इनका समझौता होगा। और इधर से केरल के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं वहाँ पर स्टेट के अंदर। तो इसलिए एक सैद्धांतिक सा दोनों का समझौता रहेगा। तो ये समझौते भी 3-4 दिन के अंदर लगभग मेरे हिसाब से 1 तारीख से पहले पहले पूरे हो जाएंगे। गठबंधन के हो जाएगा फैसला हर एक जगह। अब रह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रबंधन के मामले में दूसरों से आगे चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जहाँ तक मेरी सूचना है कि 150 कैंडिडेट्स की एक सूची भी तैयार कर ली है उन्होंने। और चुनाव डिक्लेरेशन का जो है वो 10 और 15 के बीच में डिक्लेरेशन है चुनाव की। 10 को भी हो सकता है आपका 12 को भी हो सकता है। तो 10 और 15 के बीच में डिक्लेरेशन है। तो इस दौरान उससे पहले 10 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी 150 कैंडिडेट्स की नहीं तो 100 या 150 की एक लिस्ट जारी कर देगी। और उसमें मेरे को लगता है कि हरियाणा की भी कम से कम 3 सीटें जरूर होंगी, खासतौर पे गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल। गुड़गांव और फरीदाबाद में तो लगभग तय है कि आपके राव इंद्रजीत और वो चुनाव लड़ेंगे, उधर गुज्जर। रही बात करनाल में, चौंकाने वाला कैंडिडेट आ सकता है, जो बिल्कुल अप्रत्याशित लोगों के लिए होगा, ऐसा कैंडिडेट आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत गहन मंथन कर रही है वहाँ पे। तो सर, जिस प्रकार से 10 साल पहले जब बीजेपी में जब चुनाव के लिए घोषणाएं हुई थी, तो उस समय मनोहर लाल खट्टर जी का भी नाम आया था, जो कि उस समय कहा जाता था कि कहीं नाम उनका था ही नहीं राजनीतिक। जिस उसी प्रकार से कोई नया कैंडिडेट या फिर जो विधानसभा लड़ चुके हैं फिलहाल, जिस प्रकार से मंत्री हैं, क्या उनका नाम भी जो है इस बार लोकसभा चुनाव में करनाल में आ सकता है सर?
नहीं आ सकता है, करनाल के अंदर चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गहन मंथन है इस बात के ऊपर, और वो हरियाणा की राजनीति में भी असर डालेगा। तो जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने भी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो भी कम से कम 10 तारीख से पहले पहले, क्योंकि गठबंधन का फैसला लगभग 1 तारीख तक सब सब हो जाएंगे, 1 और 10 के बीच में ये लोग भी 100 सीटों पे कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि 15 सीटों पर तो अखिलेश यादव ने पहले ही घोषित कर दी हैं। तो 85 सीटें और हैं उस पर इंडिया गठबंधन, जहाँ जैसे ही इनका सीटों का तालमेल हो जाएगा, ये कैंडिडेट्स मैक्सिमम डिक्लेयर करेंगे। ये पहली बार होगा। आज तक लोकसभा के चुनाव में एक आधा कैंडिडेट तो डिक्लेयर होता रहा है इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले, उम्मीदवार, परंतु अब ये पहली बार ऐसे होगा कि आप कि दोनों जो बड़े गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, वो आपके 100 कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। तो इसका मतलब कि चुनाव आने वाले समय में एक जबरदस्त चुनाव बनेगा। और हम ये नहीं कह सकते कि देखो, हार जीत अलग विषय है, टिकटों का नंबर, सीटों का अलग बात है, परंतु जो मार्जिन हैं जीत हार के, वो कई सीटों पे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर मुकाबला अच्छा रहेगा उन सीटों पर। लेकिन सर ये तो कहीं ना कहीं फायदे की चीज़ भी है, क्योंकि अगर चुनाव डिक्लेयर होता है उसके बाद जो है प्रोसेस शुरू होता है, तो कई बार तो ऐसा होता है चुनाव का जब आखिरी नामांकन का आखिरी दिन होता था उस दिन जाकर के टिकट डिक्लेयर होती थी। अब अगर चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही जो है मतलब पहले ही बता दिया जाएगा कैंडिडेट को, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ठीक है कि वो अपना चुनाव जो है आराम से जाकर के लड़ भी पाएगा, अपनी सारी व्यवस्थाएं जो है वो भी स्थापित कर पाएगा। क्या मानते हैं आप इस तरह नहीं, से? बिल्कुल ठीक है, उसका एक कारण है। अब की बार सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी टिकटों को ये नहीं है कि बैठ के दिल्ली में या चंडीगढ़ में या कहीं इस तरह की घोषणा करने जा रहा है। दोनों ने 5 लेयर स्क्रूटनी करी है। पहले 3 एजेंसीज हायर की गई दोनों तरफ से, उनकी रिपोर्ट है। दोनों तरफ से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के कोऑर्डिनेटर लगाए गए, उनकी रिपोर्ट है। पार्टी की रिपोर्ट रहेगी, और बीजेपी में तो आरएसएस की भी रिपोर्ट रहेगी। तो 6-7 लेयर की जो रिपोर्ट्स हैं, और आईबी की भी रिपोर्ट होगी उनके पास, तो वो सारी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी हैं, और उसको शॉर्ट लिस्टिंग करके बड़े टेक्निकल ढंग से, ये नहीं कि भाई भतीजावाद दिखा के ये इसका लड़का है इसको दे दो, ये इसकी बेटी है इसको दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। अब राजनीति के मायने तो बदले हैं कम से कम। अब हर एक पे जोर पड़ेगा पार्टी पर टिकट देने से पहले कि इसकी क्या मेरिट्स हैं, और उसकी जो रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, उसका जो रिपोर्ट बन के आई है नीचे से, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके हिसाब से टिकटें बटेंगी। ये मतलब कि एक अच्छी चीज़ है, और इसलिए ये टिकटें टाइम पे बटेंगी। बिल्कुल टाइम पे जो है टिकट बढ़ती है तो सर कहीं ना कहीं फायदा कैंडिडेट को भी होगा, वहीं जनता को भी जो है फायदा होगा, क्योंकि जनता भी कई बार सोचती थी कि कैंडिडेट कैसा आएगा। कई बार तो कहा जाता था कि लास्ट टाइम के ऊपर पैराशूट से कोई भी कैंडिडेट आता था, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को भी करना पड़ता था, क्योंकि सोचने समझने का समय जो है उनको भी नहीं होता था। ऐसे में सर क्या मानते हैं, ये एक अच्छा प्रोसीजर है या फिर इस प्रोसीजर को नहीं जो है निपटाना चाहिए आप राजनीति के अंदर? नहीं, देखो, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वो पार्टियों में भी जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि पार्टियां कोई पत्थर की चीज़ नहीं है। पार्टियां किस चीज़ से बनती हैं? लोगों से बनती हैं। आज समाज के अंदर हर चीज़ की जागरूकता बढ़ी है। चाहे आपका आईटी सेल इतना मजबूत है कि आज आपका ये पता चल जाता है कि कहाँ पैसा कैसा खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कितने चोरों को पकड़ने में आईटी की हेल्प लेते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड पे बढ़ी है, तो ये चीज़ें भी स्पष्ट होने लगी हैं, लोगों को भी पता लगने लगा भी किस में दम है क्या नहीं है। तो पार्टियों को भी उसी प्रकार की रिपोर्ट होती है। तो ये अच्छी चीज़ है, स्क्रूटनी करके टिकट दी जाए ताकि लोगों के गले उतर सकें। क्योंकि पहले तो क्या था, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जब पहली बार 2014 में चुनाव लड़ा था, नई पार्टी थी, तो उन्होंने कांग्रेस से जो टूटे हुए लोग आए कितने, उन सबको टिकटें बांट दी, ताकि किसी तरह उनके खुद के पास इतने कैंडिडेट नहीं थे। आज ये लोग बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हैं, तो इनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, तो स्वाभाविक है ये छांट के देंगे अपने कैंडिडेट्स को। हाँ, एक चीज़ और है, भाजपा वाले तो उन्होंने 100 सीटें ऐसी छांटी हैं जहां उनका मार्जिन 50,000 के आसपास था। उस मार्जिन को बढ़ाना है, और
ये भी है कि कहीं ये मार्जिन कम ना हो गए, कहीं दिक्कत में आ जाए, उसको भी देखना है। तो उस चीज़ पे भी काम हो रहा है, वो सीटें भी छांटी गई हैं, उसके ऊपर भी कैंडिडेट बड़े ध्यान से उतारे जाएंगे और उसी तरह का कैंपेन चलाया जाएगा। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां बड़े अच्छे तरीके से इस बार जो है चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही के लिए बड़ी मुश्किलों का समय जो है वो होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक्टिव मोड के अंदर हैं। हालांकि इस बार ऐसा पहली बार होगा कि चुनाव डिक्लेरेशन से पहले ही जो है कैंडिडेट जो है वो मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा। हालांकि जिस प्रकार से अजय मोहता जी ने बताया कि हरियाणा के अंदर 2 सीटें तो लगभग कन्फर्म ही कर दी गई हैं बीजेपी के द्वारा, और तीसरी सीट जो कि चौंकाने वाली होगी। हालांकि बीजेपी का जो है हमेशा से ही ऐसा रहा है कि वो चौंकाने वाली चीज़ें जो है काम जो है करती है, पहले भी उन्होंने चौंकाने वाला काम किया था और हो सकता है कि इस बार भी चौंकाने वाला काम ही हो। हालांकि हमने जो आज पोस्टमार्टम किया है, पॉलिटिकल पोस्टमार्टम, वो देखते हैं कि किस तरह से चलता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।